प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर एक बार फिर ईरान ने हमला किया है। इस हमले के बाद एक बार फिर जैश अल अदल का नाम चर्चा में आ गया है। ईरान ने जनवरी में मिसाइल के जरिए पाकिस्तान में हमला किया था, लेकिन अब ईरान की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल साहबक्स और उसके कई साथियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया में इससे जुड़ी कोई खबर नहीं आई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जैश अल अदल कौन है जिसके आतंकियों पर एक बार फिर ईरान ने हमला किया है। जैश अल अदल एक सुन्नी संगठन है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण पूर्वी ईरान में एक्टिव रहता है। जैश अल अदल का मतलब न्याय की सेना होता है। 2012 में इसे बनाया गया था। 2013 में इसने एक हमले की जिम्मेदारी ली जिसमें 14 ईरानी गार्ड मारे गए थे। इस हमले के बाद से जैश अल अदल सुर्खियों में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी समूह ने तब कहा था कि यह हमला सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अपराधों और ईरान की ओर से सुन्नियों पर किए गए उत्पीड़न का जवाब है। जैश अल अदल सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और ईरान में बलूच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश अल अदल की स्थापना जुंदाल के सदस्यों ने की थी। यह एक सुन्नी आतंकी समूह था जिसके नेता अब्दुल मेलेक रिंगी को ईरान ने 2010 में पकड़कर मार डाला था। जैश अल अदल ने बनने के बाद से ही सिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में ईरान के बॉर्डर गार्ड्स को निशाना बनाया। पिछले साल इस ग्रुप ने एक पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें 4 हमलावर समेत 2 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। वहीं 15 दिसंबर को जैश अल अदल ने एक अन्य पुलिस स्टेशन पर हमला किया जिसमें 11 पुलिस अधिकारी मारे गए। जैश अल अदल का हमला ईरान में ज़्यादातर उन जगहों पर होता है जो पाकिस्तानी सीमा से लगे हैं। पाकिस्तान में इन्होंने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। हमला करने के बाद आतंकी वापस भाग जाते हैं, जो ईरान पाकिस्तान के बीच खटास का बड़ा कारण है। जैश अल अदल के लड़ाकों को बॉर्डर पोस्ट और सैन्य काफिलों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। ये दूसरी खबर भी पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तान को उसके सदाबहार दोस्त चीन ने तगड़ा झटका दिया है। चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने ग्रेट फायरवॉल सॉफ्टवेयर को शेयर करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल राजनीतिक असहमति रखने वाले लोगों पर लगाम कसने के लिए करने वाला था। ये खबर तब सामने आई जब पिछले एक हफ्ते तक ट्विटर पाकिस्तान में बंद रहा। चीन अपने इस ग्रेट फायरवॉल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल घरेलू दर्शकों के लिए उपलब्ध इंटरनेट को व्यापक रूप से सेंसर करने के लिए करता ही है। ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर रूस के पास भी है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एजाज सैयद ने एक टीवी शो में कहा कि उन्हें खबर मिली थी कि पाकिस्तान सरकार चीन से ग्रेट फायरवॉल सॉफ्टवेयर प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजिंग ने तकनीक साझा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि चीन को डर था कि अगर सॉफ्टवेयर को पाकिस्तान को दिया जाता है तो अमेरिका इसकी कॉपी कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी कहती है कि शुरुआती बातचीत इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान उसकी फायरवॉल का उपयोग करना चाहता था। पाकिस्तान पहले से ही उस वेब मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा है जिसे उसने 2018 में इमरान खान सरकार के तहत एक कनाडाई फर्म से खरीदा था। जनवरी में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आज न्यूज़ से पुष्टि की कि वेब मॉनिटरिंग सिस्टम बड़े पैमाने पर अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत थी जो सोशल मीडिया को नियंत्रित कर सके, वो भी ऐसे दौर में जब पाकिस्तान बड़े पैमाने पर राजनीतिक उठापटक और आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। आइए हम भारतीय कानून के बारे में कुछ बात कर लें। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होंगे। ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 सितंबर को संसद में मंजूरी मिली थी। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मंजूरी दी थी। गृह मंत्रालय ने जारी की है अधिसूचना। केंद्रीय गृह मंत्रालय MH की ओर से 3 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इनके मुताबिक नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। ये कानून औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का मकसद विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध। भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध नामक एक नया अध्याय पेश किया है। कानून में नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले को पॉक्सो के साथ सुसंगत किया गया है और ऐसे अपराधों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के सभी मामलों में 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म को एक नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने से सच्चे इरादे के बिना विवाह करने का वादा करने वाले पर लक्षित दंड का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है और इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया है। इसके अनुसार जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से बमों, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, अपायर गैसों, न्यूक्लियर का उपयोग करके ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है, संपत्ति की हानि होती है, करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी का परिचालन हो, तो वह आतंकवादी कार्य करता है। आतंकी कृत्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय है, जिसमें पेरोल नहीं मिलेगी। आतंकी अपराधों की एक श्रृंखला भी पेश की गई है, जिसके अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को नष्ट करना अपराध है। ऐसे कृत्यों को भी इस खंड के तहत शामिल किया गया है जिनसे महत्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति या विनाश के कारण व्यापक हानि होती है। नए कानून में संगठित अपराध से संबंधित एक नई दंड धारा जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता 111.1 में पहली बार संगठित अपराध की व्याख्या की गई है। सिंडिकेट से की गई विधि विरुद्ध गतिविधि को दंडनीय अपराध बनाया गया है। नए प्रावधानों में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां अथवा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को जोड़ा गया है। छोटे संगठित आपराधिक कृत्यों को भी अपराध घोषित किया गया है। 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है। इससे संबंधित प्रावधान खंड 112 में है। आर्थिक अपराध की व्याख्या भी की गई है। करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों का हेरफेर, कोई स्कीम या चालान या किसी बैंक वित्तीय संस्था में गड़बड़ी, ऐसे कृत्य शामिल है। संगठित अपराध के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो आरोपी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी लगाया जाएगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। संगठित अपराध में सहायता करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं भारत के दोस्त मिस्र की। मिस्र इस समय एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मिस्र इससे बाहर आने के लिए हाथ पैर मार रहा है। इस बीच मिस्र को यूएई से एक बड़ा समर्थन मिला है। मिस्र ने यूएई के साथ उत्तरी तट पर एक विशाल शहरी व्यापार और पर्यटन केंद्र के लिए अरबों डॉलर के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अरबों डॉलर की लागत से अत्याधुनिक शहर रास अल हिकमा का निर्माण किया जाएगा। इस तटीय शहर को खरीदने के लिए 35 अरब डॉलर के समझौते को अंतिम रूप दिया गया। मिस्र के आवास मंत्री असेम अल गज़र और यूएई के निवेश मंत्री मोहम्मद अल सुवेदी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। मिस्र के पीएम मुस्तफ़ा मैडबोली ने कहा कि यूएई 15 अरब डॉलर का भुगतान एडवांस में करेगा, बाकी का भुगतान 2 महीने में करेगा। मैडबोली के मुताबिक यह सौदा देश के आधुनिक इतिहास में शहरी विकास परियोजनाओं में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इस शहर में आवासीय, पर्यटक रिजॉर्ट्स, स्कूल, यूनिवर्सिटी, एक इंडस्ट्रियल जोन, एक केंद्रीय वित्तीय व्यावसायिक जिला, टूरिस्ट यार्ड के लिए इंटरनेशनल मरीना और एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा शामिल होगा। यहाँ के लोगों के भविष्य को लेकर मैडबोली ने कहा कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा, इन्हें वित्तीय मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश के आर्थिक संकट को कम करेगा। रास अल हिकमा अलेक्जेंड्रिया के पश्चिम में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अमीर टूरिस्ट वाला इलाका है जो अपने सफ़ेद रेत वाले बीच के लिए मशहूर है। मिस्र धीमी गति से बढ़ते आर्थिक संकट में फंस गया है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। इस कारण मिस्र के पाउंड और स्थानीय व्यवसायों पर दबाव बना हुआ है। पिछली गर्मियों में मुद्रास्फीति रिकॉर्ड पर पहुंच गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। वहीं अब यमन की हुती विद्रोहियों की ओर से लाल सागर में जहाज़ों पर हमले से स्वेज नहर के राजस्व में कमी होती जा रही है। मिस्र ने दिसंबर 2022 में आईएमएफ के साथ 3 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की डील की थी, लेकिन मिस्र ने लचीले एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाने में देरी की और सरकारी संपत्ति को धीरे धीरे बेच दिया। इस कारण यह डील फाइनल नहीं हो पाई। आईएमएफ ने गुरुवार को कहा कि ऋण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मिस्र के साथ बातचीत में उत्कृष्ट प्रगति हो रही है। इसमें कहा गया कि गाजा में युद्ध के दबाव के साथ आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मिस्र को एक बड़े सहायता पैकेज की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।